जय सिया राम दोस्तों। कई सेंचुरीज पहले जब साइंटिस्ट एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे थे तब वो स्टार उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता हुआ दिख रहा था। फिर जब उस स्टार को और अच्छे से ऑब्जर्व किया गया तब पता चला कि वो एक स्टार नहीं बल्कि दो स्टार एक दूसरे के काफ़ी करीब चक्कर लगा रहे थे और इस सिस्टम को नाम दिया गया बाइनरी स्टार सिस्टम। 1783 में एक महान साइंटिस्ट जॉन मिशेल ने बताया कि कुछ स्टार्स होते तो हैं पर हमें नज़र नहीं आते क्योंकि हम उन्हें देख ही नहीं सकते, और ऐसे स्टार्स को जॉन मिशेल ने नाम दिया डार्क स्टार्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे जिन तारों को हम देख ही नहीं सकते आखिर उसकी एग्जिस्टेंस हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो मिशेल ने बताया कि अगर कोई डार्क स्टार किसी ब्राइट स्टार के पास है तो वो ब्राइट स्टार किसी नज़र ना आने वाली चीज़ के चक्कर लगाता हुआ दिखेगा, ठीक उन बाइनरी सिस्टम वाले स्टार्स के जैसे। भले ही हम उसे देख ना पाएँ पर हमें इतना ज़रूर पता होगा कि कोई बहुत ही ज़्यादा मास वाली चीज़ वहाँ मौजूद ज़रूर है, एक डार्क स्टार, या फिर आज जिसे हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं। अब तक का सबसे बड़ा डिस्कवर्ड ब्लैक होल है टॉन 618, जिसका मास 40 अरब सोलर मासेस के बराबर है और ग्रेविटी तो अर्थ से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा है। ये ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। जब मात्र कुछ हज़ार जी ग्रेविटी से ही हम अपने ही मास से दबकर मर सकते हैं तो मिलियंस ऑफ जी ग्रेविटी पर क्या हाल होगा इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। ये ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट तक को बेंड कर देती है, यानी लाइट भी उसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकती, तभी तो वो ब्लैक दिखता है, जबकि लाइट मासलेस होती है। जब किसी जाइंट स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म होता है तब वो ज़्यादा गर्म नहीं रह पाते, जिसकी वजह से वो अपनी ही ग्रेविटी के पुल को बैलेंस नहीं कर पाते और कोलैप्स होने लगते हैं। ये जाइंट स्टार इतना सिकुड़ जाते हैं कि अंधेरे में नज़र भी नहीं आते, और ऐसे बनकर तैयार होता है हमारा एक ब्लैक होल। सिग्नस X1 सबसे पहला डिस्कवर किया जाने वाला ब्लैक होल। सिग्नस X1 अकेला नहीं है बल्कि एक ब्लू स्टार के साथ बाइनरी सिस्टम में है। पर आखिर इतनी छोटी और डार्क चीज़ का पता हमने इतनी दूर बैठे अर्थ से कैसे लगा लिया? दरअसल हमने इसको विजिबल लाइट की मदद से नहीं बल्कि एक्सरेज की मदद से देखा। जब हमने इसको एक्सरेज में देखा तब हमें वो नीला तारा नहीं नज़र आया क्योंकि उसका टेम्परेचर तो मात्र 30,000 डिग्री सेल्सियस ही है। पर हमें वहीं एक पॉइंट के अराउंड बहुत ही चमकदार गैस की प्लेट नज़र आई जिसका टेम्परेचर 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस था। ये गैस की प्लेट उस ब्लू स्टार के एटमॉस्फेयर से बनी है जिसे डार्क स्टार अपनी तरफ धीरे धीरे खींचता जा रहा है। इस बाइनरी स्टार सिस्टम में ये ब्लैक होल अपने स्टार को धीरे धीरे खाता जा रहा है। ब्लैक होल की वो बाउंड्री जिसके आगे कुछ भी नहीं दिखता उसे हम लोग इवेंट हॉराइजन बोलते हैं। जिसके पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता, और अगर आप उस इवेंट हॉराइजन के पीछे जाकर देखना चाहते हैं कि आखिर उसके पीछे है क्या तो आप हमें बताने के लिए दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे। अब तक जितनी भी गैलेक्सीज़ में ऑब्जर्वेशंस की गई हैं उन सब में एक ना एक सुपर मैसिव ब्लैक होल तो मिला ही है। हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। आखिर हमें इसका पता कैसे लगा? क्योंकि उस पॉइंट के आसपास के स्टार्स 40 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसके चक्कर लगा रहे हैं। पर आखिर ब्लैक होल के अंदर जाने पर क्या होगा? क्या है उस इवेंट हॉराइजन के पीछे? ग्रेविटी, जिसे कुछ साइंटिस्ट 5th डायमेंशन भी मानते हैं, क्योंकि जब ग्रेविटी बढ़ती है तब वो बाकी चारों डायमेंशन यानी स्पेस टाइम को डिफॉर्म करके रख देती है। ग्रेविटी की वजह से ही टाइम धीरे और तेज भी हो सकता है। जैसे हम किसी ज़्यादा ग्रेविटी वाली जगह पर चले जाते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए टाइम स्लो हो जाता है और इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। तो जैसे जैसे आप लोग ब्लैक होल के पास जाते जाएंगे आप लोगों के लिए टाइम स्लो होता चला जाएगा, क्योंकि ब्लैक होल की ज़बरदस्त ग्रेविटी स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करके रख देती है, जिसकी वजह से टाइम वहाँ पर हद से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। और जैसे ही हम लोग इवेंट हॉराइजन में एंटर करने लगेंगे तो हमें पूरा पास्ट और फ्यूचर एक ही झटके में दिखने लगेगा। ब्लैक होल के अंदर हमारे ये फिज़िक्स के लॉज काम नहीं करेंगे, वहाँ की दुनिया एकदम ही अलग है। आइए चलते हैं ब्लैक होल के अंदर और जानते हैं क्या होगा वहाँ पे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वहाँ की दुनिया अब तक अनडिस्कवर्ड है और इसके आगे सिर्फ़ और सिर्फ प्रेडिक्शन ही की जा सकती है।
तो अगर आप लोग इवेंट हॉराइज़न की ज़बरदस्त ग्रेविटी सर्वाइव करके ज़िंदा बच जाते हैं तो हो सकता है आप लोग फिर से इसी यूनिवर्स में किसी और जगह या टाइम पर वापस आ जाएं, शायद कहीं पास्ट या फ्यूचर में। पर आखिर ये कैसे हो सकता है? तो मैं बता दूं, स्पेस का मतलब एम्प्टीनेस नहीं होता, ये स्ट्रेच, श्रिंक और डिफॉर्म भी हो सकता है। और जब ऐसा होता है तो टाइम भी डिफॉर्म हो जाता है। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम आपस में डिपेंडेंट होते हैं और स्पेस टाइम खुद इतना डिफॉर्म हो सकता है कि वो आपको इस कॉस्मॉस में कहीं भी पहुंचा सकता है किसी भी स्पीड से। और इन सब के पीछे हाथ होता है ग्रेविटी का। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि स्पेस, टाइम, लाइट और ग्रेविटी, ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ों में से हैं। हो सकता है ब्लैक होल इस यूनिवर्स में बनी वो टनल्स हों जो हमें एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली पहुंचा सकती हों, या फिर हो सकता है हम लोग ब्लैक होल के अंदर जाते ही एकदम ही अलग यूनिवर्स में पहुंच जाएं। पर आप लोग सोचेंगे कि आखिर पूरा एक यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर कैसे समा सकता है जो कि खुद एक यूनिवर्स का हिस्सा है। तो ये भी ग्रेविटी का ही कमाल है जो कि पूरे यूनिवर्स जितना स्पेस मात्र एक ब्लैक होल में समेट के रख सकती है। जब एक जाइंट स्टार कोलैप्स होकर ब्लैक होल बनता है तब उसके सेंटर में बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी और प्रेशर होता है जो कि ठीक उस बिग बैंग इवेंट की तरह होता है जिसकी वजह से आज ये यूनिवर्स बना था। और उस ब्लैक होल के अंदर यूनिवर्स में उनके खुद के अपने ब्लैक होल होंगे जिनके अंदर अपने खुद के यूनिवर्स होंगे। शायद हमारा कॉस्मॉस भी ऐसे ही बना हो। और अगर आपको लग रहा हो कि ये प्रेडिक्शंस बिना किसी एविडेंसेस के किए जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 1916 में आइंस्टाइन के द्वारा ब्लैक होल की प्रेडिक्शन की गई थी, जबकि असलियत में वो 1971 में डिस्कवर हुआ। मिशेल स्टार या ब्लैक होल का सफ़र अभी यहीं नहीं ख़त्म हुआ। अभी इसमें कई सारी थ्योरीज़ और मिस्ट्रीज़ बाकी हैं। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला वीडियो आपको फटाक से मिल जाए।